अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद तमाम देखने वालों को K21 न्यूज़ पे आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट 2022 और 23 का आज से बाकायदा आगाज़ हुआ। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और इस सर्वे रिपोर्ट के हवाले से आज कुछ प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी और साथ साथ जो कल बजट पेश किया जा रहा है उसके हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। K21 न्यूज़ पे हर साल की तरह इस दफ़ा भी हमारी कोशिश ये होगी कि देखने वालों को इन तमाम मामलात से आगाह किया जाए, न सिर्फ आगाह किया जाए बल्कि आसान और सहल अंदाज में जो अंदर की बात है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। जी जफीर साहब, बिल्कुल ठीक कहा। चूंकि बजट की बात होगी और ये बजट मुश्किल फैसलों के साथ मुश्किल तरीन बजट भी है और देखना यह है कि कल अवाम के लिए इसमें कुछ खुशखबरी होगी या नहीं। और दूसरी तरफ यासिर, चूंकि बार बार कहा जाता था अवाम दोस्त बजट, अवाम दोस्त बजट, इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि शायद ये IMF दोस्त बजट है। बहुत खूब, ये बड़ी अच्छी टर्म आपने इस्तेमाल की है कि IMF दोस्त बजट। और ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले थोड़ी सी बात इसके ऊपर हो जाए। बात यह है कि जनाब इस वक्त बहुत माली बहरान का सामना है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है, यहाँ पर ये वाज़े करना ज़रूरी है, जहाँ पर इस वक्त माली मुश्किलात हैं, मौशी मुश्किलात हैं। पूरी दुनिया में कोविड के बाद कमोबेश ऐसी ही सिचुएशन का सामना है, ख़ासतौर पे जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जिनकी हम मिसालें देते हैं, अमरीका, बरतानिया या कनाडा की। महंगाई में बेपना इजाफा हो रहा है, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसके असरात जो छोटे ममालिक हैं उनके ऊपर नजर आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी इसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो टारगेट्स है हमारे वो अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़ासतौर पे रवा माली साल जो था 4 अहम जो टारगेट्स थे वो अचीव भी हुए हैं। यासिर, क्या आप समझते हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि सर्व करके गई है और 2 माह से ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो इसका हिस्सा है, बजट ज़ाहिर है ये पेश कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब कल। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो GDP में इजाफा हुआ, ज़राअत के शोबे में इजाफा हुआ, सर्विसेज में इजाफा हुआ और आपकी सनती शोबे में भी इजाफा हुआ। बिल्कुल आपने ज़फ़ीर बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि वो चंद इंडिकेटर्स हैं जो ख़ास जिसका भी आपने निशानदेही की है और इन्हीं में इजाफा इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपकी हुकूमत की जो मौशी कारकर्दगी है वो कैसी रही है। तो बहरहाल जो खदशात थे महंगाई के हवाले से वो तो अपनी जगह मौजूद रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है, जैसे आपने GDP का भी तस्करा किया जो तकरीबन 4.5% के करीब एस्टिमेट की जा रही थी, जिसका तखमीना लगाया ये गया था कि तकरीबन 4.5% के आसपास रहेगी, 4.8% के पास, वो बढ़ के गैर मामूली तौर पर 6% तक चली गई है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। इसकी क्या वजह क्या बनी यासिर? जब आप इकोनॉमी को देखते हैं ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त एक शोर शराबा था कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, प्रीवियस हुकूमत की जब हम बात करते हैं, लेकिन जब नंबर्स आए और नंबर्स भी इस हुकूमत ने पेश किए तो उसमें तो बड़ा इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव जाते हुए हमें नज़र आ रहे थे। तो बुनियादी वजह क्या बनी? बिल्कुल ज़फ़ीर आपने ठीक निशानदेही की है कि जब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से पिछली हुकूमत को सेट असाइड किया गया। देखिए महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और गैर मामूली इसमें इजाफा हुआ और पिछली हुकूमत को जो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया वो बढ़ती हुई कीमतों की वजह से था और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में जो इजाफा था वो एक ऐसी वजह बना जिसकी वजह से अवाम में इश्तियाल पाया गया और फिर लामहला उसका नतीजा ये निकला कि अपोजिशन ने एक स्टैंड लिया और स्टैंड लेने के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और उसके बाद फिर उस हुकूमत को हटा दिया गया। पॉलिसीज़ में जो तसलसल है, कंटिन्यूटी है, ये सबसे अहम जुज़ है जिसकी वजह से आप कोई भी माशी हदफ हासिल कर पाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सिलसिला मुनक़ता हुआ है जिसकी वजह से ये सूरत हाल जिसका इस वक्त हमें सामना है वो हमारे सामने उभर कर सकते हैं। हदफ तो आपके कुछ मैन जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें आपने अचीव भी किए हैं, टारगेट्स आपके अचीव हुए हैं, हदफ जिसको हम कह रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही गवर्नमेंट चूँकि बड़े दावे किए जा रहे थे मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से भी, इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से, 11 जमाती इत्तेहाद है ज़ाहिर है, तो ऐसी क्या वजूहात हैं और ऐसी क्या बेसिक को रीज़न बनी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो अगर पेट्रोल था तो वो आपका 210 पे चला गया और साथ ही साथ अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उसमें भी बेपनाह इजाफा हुआ। और बजट चूँकि कल पेश होना है और उसमें आपको IMF की जो शराइत हैं, चूँकि IMF में आपने जाना है तो उनका जो एग्रीमेंट है साइन होने से पहले आपने उनके जो टारगेट्स हैं, उनके जो शराइत हैं उनको मीट करना है, तो उसमें तो महंगाई अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस बजट में आवाम के लिए आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल ज़फ़ीर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि IMF के प्लान में जाना इट्सेल्फ एक बहुत मुश्किल फैसला हो।
आपको याद होगा जो पिछली हुकूमत रही उसके शुरू के जो 9 महीनों की कारकर्दगी थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे और वजह ये थी कि IMF के प्लान में जाने में ताख़ीर की गई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हैविंग सेड दैट, सूरत हाल ये है कि आपके पास इसके अलावा और कौन सा रास्ता था जिसके ज़रिए आप रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर सकते थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल कोई भी हुकूमत आए उसके लिए हमेशा से जो चैलेंज रहा है वो कर्ज़ों की अदायगी या डेट सर्विसिंग उसके लिए एक मसला रहा। ये पिछली हुकूमत को इस चीज़ का सामना करना पड़ा जिससे वो स्ट्रगल करते रहे, कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्जे लेते रहे। कर्जों की जो आपने बात की, मैं चाहूँगा इसी पे थोड़ी सी और मजीद बात कर लेते हैं, फिर जब जैसे जैसे हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे तो हम उनसे भी उनका ओपिनियन लेंगे। लेकिन PTI हुकूमत ने 54,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, जो कि अगर 75-76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, तो इसमें जब हम बात करते हैं 70 सालों की कर्जे एक तरफ और ये 4 साल के कर्जे एक तरफ, क्या वजह बनी? चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी या मिस मैनेजमेंट हुई, करप्शन ज़्यादा थी? नंबर जो इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ठीक है आप सही डायरेक्शन पे जा रहे थे। कोविड का भी अगर हम थोड़ा सा मार्जिन को दे दें तो पूरी दुनिया में इस चीज़ ने इससे इफेक्ट हुई पूरी दुनिया। तो मसला कहाँ आया, क्यों इतना कर्जा लेना पड़ा और अभी भी हम मकरूज हैं? देखिए हमारा जो रनिंग एक्सपेंडिचर है हमें उसको कंट्रोल करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला ये रहा हमेशा से कि जो पिछले माजी में जो कर्जे लिए गए थे उनकी अदायगी एक बड़ा मसला था। और आपको ये भी यकीनन आपके जहन में होगा कि डॉलर जिस तरह से उसकी कीमत में इजाफा होता चला गया, इन कर्जों में भी इजाफा होता चला गया। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह रहा कि जो इंटरेस्ट पेमेंट थी, जो सूद की अदायगी उन कर्जों के ऊपर थी, ये उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, जिसकी वजह से आपके फॉरेन रिजर्व्स जो थे, जो आपके टोटल एसेट्स है, उसके ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हुआ और फॉरेन रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हुए। आपने देखा जैसी पिछली हुकूमत गई, इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो फॉरेन रिजर्व्स है उनको स्टेबल रहे। आज जिसकी निशानदेही मिफ्ता साहब ने की है, मिफ्ता साहब ने ये भी बताया कि $10 बिलियन से जो है वो आपके जो फॉरेन रिजर्व से वो कम हो गए, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जब ये सूरत हाल हो, जब आपके फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाते हैं तो आपकी कंट्री का जो आउटलुक होता है वो इससे मुतासर होता है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो नंबर आए हैं, मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट था, आपको तकरीबन 8 ट्रिलियन के करीब जो है वो 8,000 अरब रुपया आपको जमा करना था, उसमें भी कामयाबी आपको मिल गई। GDP ओवरऑल आपकी इन्हांस कर गई। जो आपकी एग्री बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ पर हमें जो है इजाफा 4.4% की इजाफा ग्रोथ जो है वो शो की गई है, इजाफा नज़र आया। तो ऑल इन ऑल आप ठीक थे ट्रैक पे। दो के आपको चैलेंजेस रहे और एक सबसे बड़ा मसला जो डॉलर आउटफ्लो का था वो इस वक्त भी जारी है, जो इस वक्त इकोनॉमी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। अच्छा, इस चैलेंज की जब हम बात करते हैं, प्रीवियस जो होना था वो ज़रा हो चुका है। सो चूंकि नए मायदे के साथ आपने आगे बढ़ना है, डेडलॉक है अभी तक, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, उस पर डेडलॉक है और शराइत बड़ी सख्त है। टैक्स आपको लगाना पड़ेगा और टैक्स की मद में जिस तरह बता रहे हैं कि पैसा इकट्ठा किया तो ज़रा आपने पैसा वापस पे करना था, पे बैक करना था, इस वजह से आपने इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। सो अब अवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको ये हुकूमत कैसे सेटिस्फाई करेगी? और कल का जो बजट है वो बजट जिस तरह की अभी जो मैन इंडिकेशंस हैं, तो उसमें तो कोई किसी भी तरह का रिलीफ नजर नहीं आ रहा। और 2000 का जो रिलीफ मिला है तो उसमें तो क्या क्या खरीदेंगे अवाम? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़फ़ीर, पहले तो ये बात क्लियर हो जाए, ये बजट डॉक्यूमेंट एक्चुअली है क्या? ये बजट डॉक्यूमेंट ये आपके आने वाले साल के लिए जो आपके खर्चात होने हैं उसकी एलोकेशंस इसमें की जाती हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट कितनी होगी, इसमें डिफेंस के ऊपर कितना पैसा रखा जाएगा, इसमें और आपके जो रनिंग एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके खर्चात हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एलोकेशन है वो इसके ज़रिए जो है वो डिक्लेयर की जाती हैं। एक तो ये चीज़ समझने की है। दूसरी तरफ जो हमारा एक आम आदमी का कंसर्न हमेशा से रहता है बजट के हवाले से, वो ये है कि जो महंगाई है उसमें कितना इजाफा होगा, क्योंकि अभी आपने जैसे इंडिकेट किया कि IMF की तरफ से जो कंडीशन लगाई गई है, देखिए IMF के प्लान को पहले समझने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि बजट पर जब भी आता है तो हम खुलकर इस मामले पर, इसके ऊपर डिबेट कर सकें, इस मामले पर बात कर सकें। IMF की शराइत के अंदर जो सबसे पहली शर्त होती है, आज मैं आपको ये बात रिवील करता हूं कि हमेशा आपने सुना होगा कि आवाम के ऊपर टैक्स लगाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती। बिल्कुल क्लियरली ये लिखा होता है कि आपको अगर अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपकी जो एलीट क्लास है आप उसको टैक्स नेट में लेकर आएं, आप अपने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं। और अगर आप उसमें नाकाम होते हैं, अगर आप ये फैसला एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो फिर आपको प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिसमें फिर आपको कमोडिटीज या फास्ट मूविंग जो कंज्यूमिंग आइटम्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है।
तो कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आए, IMF के प्लान में जाती है और उसके पास आसान रास्ता ये होता है कि वो अशिया खुर्दनोश पे टैक्स लगाए, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमारे यहाँ डिमांड है वो ऑयल की डिमांड है। तो वो जो ऑयल की जो हमें इंपोर्ट है उसके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सारी सूरत है। देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो बात करते थे, फिर तो उनकी ये बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। देखिए, IMF तो आपसे कहता है कि हमें तो पैसा चाहिए, आप जहाँ से मर्जी इकट्ठा करके ले आए, उनकी पाबंदी नहीं है, जिस तरह आपने बताया। लेकिन प्लान ए ये होता है कि आप सारे जो बड़े ग्रुप्स हैं, आप उनसे पैसा इकट्ठा करें ना, पब्लिक की तरफ ना जाएं। लेकिन यहाँ होता ये है कि आप प्लान बी से शुरू करते हैं, ए पे आप जाते ही नहीं है। ए पे आप जाने की कोशिश करते हैं। जब शबरज़ैदी साहब थे उस वक्त कोशिश भी की गई, तो वो फिर हमने बड़ा सुना कि जी माफियाज बैठे हुए हैं और वो आपको काम नहीं करने देते, और वो जो एक वो उन्होंने क्वेश्चनर बनाया था, फिर टैक्स पे आपने करना है, कैसे करना है, तो उसमें बड़ी बहस हुई थी। तो आप नहीं समझते कि आज भी जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो चीज़ें बता रहे हैं, इवन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप आवाम को छोड़ें, इतना आप अच्छा बजट लेके आए, इतने नंबर्स हैं, उसमें से आपने सिर्फ IMF को पे बैक करना है, तो उसका सारा पैसा आप आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पे कमी करके अब दूसरी जगहों से पूरा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ज़फ़ीर, देखिए पेट्रोलियम जितनी भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप किसी भी सूरत में सब्सिडी नहीं दे सकते। ये उस वक्त मुमकिन होता है जब आपके पास सफिशेंट अमाउंट आपके पास मौजूद होती है। हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो टैक्स कलेक्शन का ही है। आप डायरेक्टली क्योंकि टैक्स जमा नहीं करते इसलिए आपको महंगाई करनी पड़ती है। दूसरी तरफ आपने जैसे कहा कि रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता, रिलीफ उस सूरत में दिया जाता है जैसे आपने पिछली गवर्नमेंट में देखा कि खान साहब ने अपने टेन्योर में आखिरी जो फेज था उसमें 10 रुपए का रिलीफ दिया था। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था क्योंकि उस वक्त आप पोजीशन में नहीं थे कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ दे सके। वो एक पॉलिटिकल मूव थी, एक पॉलिटिकल गिमिक था जिसका नुकसान अब आपको उठाना पड़ रहा है। और इसी तरह अगर प्राइसेस के अंदर आप ग्रेजुअली और स्लोली अगर इजाफा करते तो आपको इस वक्त ये सिचुएशन जो अचानक से इमर्ज हुई है जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये आपको एकदम से वो जॉल्ट जो है वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे मैं चाहूँगा यासिर, चूँकि जब तक गेस्ट हमारे साथ आते हैं हम इस पे मौका है बात करें। आपको याद होगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि आप लाइफ स्टॉक की तरफ थोड़ा सा फोकस करें, और उनकी उस स्पीच पे बड़ा मजाक उड़ाया गया था, आपको याद होगा, और मेम्स बने थे और डिजिटल पे बड़ा। लेकिन आज जब इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट हम देखते हैं तो लाइफ स्टॉक में इजाफा हुआ है, जो कि खुश आयद है। जी जी बिल्कुल देखिए, और गांव देहात में हमारे यहाँ चूंकि शहरी आबादी कम है, गांव देहात पे हमारा पाकिस्तान ज्यादा डिपेंड करता है, और वहाँ पे जो लोगों की जो आमदनी का जरिया है वो यही मवेशी होते हैं, लाइफ स्टॉक से जुड़ा उनका। ये देखिए एक डिवीजन है हमारी, हमेशा से जितनी भी कोशिश होती है वो अर्बन इकोनॉमी के ऊपर होती है। आपने बात की रूरल इकोनॉमी के ऊपर, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम ज़रात के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये बात जो अभी आपने खान साहब की कही थी, जो पिछले हुकूमत में उन्होंने इसको हाईलाइट किया था, मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया था और वो बड़ी एक अच्छी बात थी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए था। ये बहुत आसान रास्ता था, लेकिन उसके लिए करने की क्या ज़रूरत थी? उसके लिए ज़रूरत ये थी कि आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान होता, आपके पास कोई सॉफ्ट लोन होता, कोई माइक्रो फाइनेंसिंग आपके पास स्ट्रांग होती, आपके इंटरेस्ट रेट अगर नीचे होते तो ये चीज़ फ्लोट करती, और इसके ऊपर आपको बाकायदा काम करने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं हुआ। आइडिया अच्छा फ्लोट किया गया था, यानी कि आपको यकीनन याद होगा कि जब खान साहब ने पहली स्पीच की थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया था, वो मेल न्यूट्रिशन के हवाले से था कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फूड सिक्योरिटी के ऊपर उस पर बात नहीं थी। यासिर बिल्कुल इस पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब अतीक मीर साहब ने, मुमताज़ सनतकार हैं, बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा नाम। मीर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको बिजनेस बजट ट्रांसमिशन में। मीर साहब किस तरह देखते हैं, चूंकि इक्तिसादी जो सर्वे रिपोर्ट है वो आ चुकी है, नंबर्स निस्बतन जो हम सोच रहे थे या जो डिस्कस होता था आमतौर पे खबरों में, उससे काफ़ी बेहतर आए हैं, और पिछली हुकूमत इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। जो चार अहम उनके टारगेट्स थे वो उन्होंने अचीव किए। आपको क्या लगता है कि कल का जो बजट होगा वो बजट कैसा होगा? इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट अगर हम देखते तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो चुका है, कल बजट है, कल मजीद इन्होंने इजाफा करना है। आप चूँकि मेन स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत से भी बात होती है, अपोजिशन के लोगों से भी आपकी बात होती है, किस तरह देख रहे हैं कल के बजट को? देखिए इस वक्त तो सूरत हाल ये इस हुकूमत की आमद के बाद जिस किस्म के फैसले सामने आए हैं, जो ऐलानात हुए, जिस तरह पेट्रोलियम की कीमत
बड़ी जिस तरह डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आ गया, इसी तरह बिजली के नर्ख बढ़ा दिए। कोई चीज लफ्ज सस्ता किसी चीज, हर चीज महंगी है लोगों की दस्तरस से बाहर। तो इसलिए मैं समझता हूं बजट में लफ्ज रिलीफ का की तोक्को जो लोग कर रहे हैं वो आग में बर्फ तलाश कर रहे हैं। बहुत खूब। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है इस हुकूमत के हाथ में अल्लाह पाक ने वो चीज ही छीन ली है कि इनके हाथों से किसी का भला हो। ये तो 2 माह में क़यामत बचा दी है। मैं रोजाना देखता हूं, यकीन जानिएगा कि लोग ईजानी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। कई लोगों को मैं रोते हुए देखता हूं, बात करते हैं घर के हालात की और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसलिए बजट तो सिर्फ ये मेहरबानी हो जाए कि मजीद खंजर ना खूंपा जाए, तो मैं समझूंगा कि हम इस हुकूमत के एक और सितम से बच गए। वरना तो सितम बालाए सितम का जो सिलसिला है उसने मायूस कर दिया है। मैं 1% भी बजट से मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि कोई भी इस हुकूमत के पास ऐसी चीज नहीं है कि जो रिलीफ की मद में आवाम को दे सके। किस चीज को ये सस्ता करेंगे, मौत तक महंगी कर दी ने, तो मुझे उम्मीद तो कतन नहीं। ठीक है अतीक साहब, अब लाइन पे ही रहिएगा, आपसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। असद अली शाह साहब माहिर मौशियात हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उन्हें भी हम इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब ये फरमाइएगा कि अब एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा होती हैं, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जो हर दौर में किया जाता रहा है कि ये जो सस्टेनेबल हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कब सामने आएगी। पिछली हुकूमत जाती है, फिर वो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो इससे पहले जो हुकूमतों ने फेस किए होते हैं वो दोबारा सर उठाते हैं। आपके ख्याल में जो नंबर्स अभी तक आए हैं, जो समहाउ आप 6% की जो आप जीडीपी अचीव करने में कामयाब हो गए हैं, 1-2 टारगेट्स और आपने मीट कर लिए हैं, लेकिन आपके ख्याल में कि पॉलिसी सस्टेनेबल थी? अगर ये हुकूमत उन पॉलिसीज़ को मज़ीद फर्दर टो करती तो ये टारगेट्स को अचीव करना आसान हो सकता था, क्योंकि ये जो पहला क्वार्टर है ये बड़ा चैलेंजिंग अब तक हुकूमत के लिए रहा है। आप किस तरह इसका एनालिसिस करते हैं? मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर बात कीजिए। देखिए, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात करूंगा कि हर साल का बजट जो है वही सवाल होते हैं और वही आदाद व शुमार होते हैं और लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जाता है और सस्टेनेबिलिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई पॉलिसीज में या मैनेजमेंट में कोई फर्क नजर नहीं आता, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो या ये करंट कोalition गवर्नमेंट हो। देखें, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त यही सूरत हाल थी कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी उसके जमाने में भी आखिरी साल में तकरीबन 6% की ग्रोथ थी, लेकिन $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था और इकोनॉमी बैंकरप्ट हो चुकी थी और आईएमएफ में जाना नागुज़ीर हो चुका था। तो वही सूरत हाल अभी भी है कि आखिर में जाते जाते ग्रोथ हमारी 6% हो गई, लेकिन महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। ये ग्रोथ जो है ये तो चंद लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए है। आम लोग जो है वो तो बेचारे पिस रहे हैं, ना लोगों के पास तालीम है, ना सेहत है, ना कोई और साफ पीने का पानी है या दूसरी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रोग्रेस तो नहीं हो रही है। मुल्क जो है हमारा, अगर आप ब्रीच देखें कि बाकी तरक्की पजीर मुल्कों से भी कंपेयर करें, हमारी रीजन में ही कर लें, अब तो सबको पता है कि हम इस पूरी रीजन में भी सबसे पीछे हो गए हैं। तो मुल्क जो है वो पीछे से पीछे होता जा रहा है। लेकिन शाह साहब सवाल ये है, जी शाह साहब ये जानना चाहूंगा कि फिर आईएमएफ के प्लान में रहते हुए, अब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि आईएमएफ के प्लान में रहते हुए कैसे प्रोग्रेस की जाएगी, कैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि अब तक का जितना भी टाइम है वो सारा आपका डेट रीपेमेंट्स में, इंटरेस्ट पेमेंट में और सारी इसी फेज में स्ट्रगल करते हुए गुजर गया। सवाल भी मुश्किल नहीं है और उसका जवाब भी मुश्किल नहीं है सर, लेकिन ऐसा इसका तासुर दिया जाता है कि बहुत मुश्किल ये सवाल हो गया है आईएमएफ के प्लान से निकालना। देखिए बात ये है कि हमारा मसला क्या है, बड़ा सिंपल सा मसला है कि हमारी जो हुकूमत का खर्चा है
वो कोई 30-40 साल से वो हम 100 रुपए खर्च करते हैं और 50 रुपए कमाते हैं, 50 रुपए का डेफिसिट है, जिसको आवाम के ऊपर जो है महंगाई की सूरत में डाल दिया जाता है। और हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि जो कि हम हमारी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, क्योंकि हम एज ए कंट्री कम्पिटिटिव नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ा बोझ जो है अवाम के ऊपर असल में हुकूमत का ही है जी। हमारी जो बैंक्रप्सी है वो इसलिए है कि आप देखें, एक तो बहुत बड़ा खर्चा हमारा बांग्लादेश से अगर आप कंपेयर करें तो जाहिर है उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं है, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, एक तो वो है। उसके अलावा वहाँ पर एक हुकूमत है, मतलब एक सूबे नहीं है यहाँ पर, जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और इतनी गवर्नमेंट्स को हमने बढ़ा दिया है सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने। ये हुकूमत जो है ना वो सियासतदानों के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, ये अवाम के लिए नहीं है। सर्विस डिलीवरी करने में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक, तो उसका खर्चा मैं आपको बताऊं, बड़ी सीधी सी उसकी मिसाल में दूं कि देखें, हम बात करते हैं कि टैक्स हमारी कम है। हेलो जी सुन रहे हैं हम आपको। जी शाह साहब जारी रखिए। तो टैक्स कलेक्शन जहां तक है तो वो तो बांग्लादेश की अगर हमारी 10% ऑफ जीडीपी है, उनकी 9% है, उनसे बेहतर है हमारी। असल मसला ये है कि हमारी हुकूमत का खर्चा जो है वो 22% है जीडीपी का और बांग्लादेश का 14% है। तो इसलिए मेन जो है ना वो हम तकरीबन अगर हम दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ले लें, बिहार का 10% ले लें, तो तकरीबन हमारा जो गैप है वो 10% का है। वो किसी तरीके से हम 7-8% पे ले आते हैं, उनका वो जो है वो 3-4% है या 3% है, आधा है। तो इसलिए वो जो है ना जाहिर है उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है। ठीक है, ये वजह है। असल मसला जो है ना हमारा जो है, हमारे पास हुकूमत बहुत बड़ी है। आप ये देखें, एक और मिसाल मैं आपको दूं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है ना। जी बिल्कुल। अमेरिका में इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है, उनकी जो कैबिनेट होती है प्रेसिडेंट की, वो कितनी होती है? 14 या 15 वजीर होते हैं। ऐसा ही है। हमारे जो है 50 वजीर होते हैं और 50 सेक्रेटरी अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उनका एक एक डिपार्टमेंट को इतना, एक एक महकमे को, ये जब 18वीं तरमीम हुई, सूबों को फंक्शंस ट्रांसफर हुए, वफाकी हुकूमत तो कम नहीं हुई। दोनों सूबों ने भी अपने महकमात बढ़ा दिए हैं और वफाक ने भी बढ़ा दिए हैं। तो अवाम के ऊपर जो है ना ये सारा खर्चा है। शाह साहब, जो जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ज़रा वफाक की कैबिनेट भी बड़ी होती जा रही है और सूबे भी उसी तरह की कैबिनेट के साथ सूबे भी आगे बढ़ रहे हैं। शाह साहब लाइन पर रहिएगा, हमारे साथ अतीक मीर साहब भी हैं, हम उनका इनपुट भी लेते हैं। मीर साहब, जहाँ पे जिस तरह शाह साहब भी बता रहे थे कि हमारी जो सबसे बड़ा इशू है वो हुकूमत साजी है और उसमें भी अखराजात हमारे बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं और उनके खर्चे अखराजात ही पूरे नहीं होते। ज़रा अवाम तक रिलीफ कैसे पहुँचेगा? और थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि इस पूरे बजट में रिलीफ तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो कल जब बजट पेश होगा और उस बजट में मज़ीद बर्डन जो है वो आम आवाम पे जा रहा है, बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है और कैसे इन तमाम चीज़ों को मीट किया जाएगा? देखिए, अब तक का जो भी इनके फैसले सामने आए हैं और इक़दाम किए हैं, उसके नतीजे में मैं ये देख रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। लोग नए मुलाजमीन नहीं रख रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज ने अपने 2-2 हज़ार मुलाजमीन को फारिग कर दिया। ये एक बड़ी तबाही का आगाज हो चुका है, जो अभी बजट बाकी है। अब बजट क्या है देखें, मैं कि IMF का दबाव रहता है, क्योंकि IMF को सबसे पहले तो अपने सूद का जो कुल महसूलात है उसमें 40% ज्यादा वो सूदी कर्जों का सूद है। इससे बड़ी तबाही मेरा ख्याल है कि कौम के मालियाती सिस्टम में क्या हो सकती है। ठीक है। उसके बाद फिर दीगर इखराजात जो है वो, तो मैं ये समझता हूं कि
जो इकदाम अब तक इस हुकूमत ने किए हैं और जो बजट में ये 7,255 अरब का इतना पहाड़ जैसा हदफ जो महसूलात का इन्होंने सामने रख दिया है, ये ख्वाब है। इस मैशत में ये ऐसे जैसे किसी मरीज में खून की कमी हो, उसे खून की जरूरत हो, लेकिन आप जबरन उसमें से खून निकाल ले, तो इस मैशत से अब कुछ निकलता मुझे नजर नहीं आता सिवाय इसके कि हाल हो। ठीक है, जी जी मेरी ये जुमला पूरा होना चाहिए। जी जरूर जरूर। IMF ने उन लोगों को चुन लिया है, उन लोगों से जिन लोगों से काम ले रही है IMF, शायद इतना बदतरीन काम कोई दूसरा करने को तैयार नहीं था। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे कोई कैदियों को, खतरनाक कैदियों को जेल से निकाला जाए, उनसे कत्ल करवाया जाए और फिर उनको वापस जेल खाने में, जेल में डाल दिया। मीर साहब आप हमारे साथ, जी जी मीर साहब लाइन पे ही रहिएगा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। काम मैं समझता हूँ कोई दूसरा करने के लिए तैयार न था। ठीक है मीर साहब आप लाइन पे ही हमारे साथ रहें। मैं शाह साहब का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शाह साहब थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया और ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ पे जारी रहेगी। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन पे K21 न्यूज़ पे सिलसिला जारी है और मेहमानों का सिलसिला भी जारी है। बात हो रही थी कुछ देर पहले बजट के हवाले से और जो चैलेंजेस है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है जिसके ऊपर आपसे कुछ देर पहले बात हुई थी, नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह यह है, जैसा भी कुछ देर पहले हमारे साथ अली असद साहब जो है वो मौजूद थे, शाह साहब, उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बहुत बड़ा है और वो तकरीबन GDP के 22% है, यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर टू GDP है वो तकरीबन 22% है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम जो है वो अपने जो आप समझिए जो ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, जो अखराजात को कम करने की बात करते हैं, उसमें नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है सामने आ रहा है। यासिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बजट की बात में इस पे ज़रूर बात करेंगे और एक चीज़ जो समझ आ रही है, खान साहब की हुकूमत में भी ये कहा गया था कि जी हम किफ़ायतशारी से काम लेंगे और एक पूरी कैंपेन डिज़ाइन की गई थी, कैंपेन चलाई भी गई थी और आपको याद होगा बड़ा उस वक्त कोई भैंसें भी मिली थी, वो भी कोई सेल आउट हुई थी और उसमें से गाड़ियाँ भी बेच दी गई थी और घड़ियाँ भी बेच दी गई थी। तो गाड़ियाँ और घड़ियाँ सब कुछ बिकने के बावजूद भी चीज़ें बैलेंस नहीं हुई। और जो शाह साहब बात कर रहे थे, टेक्निकली बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि सिर्फ वफाक नहीं, चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, अच्छा जब इन सबको मिलाते हैं तो कैबिनेट, वफाकी कैबिनेट अगर आपको 60 लोगों पे मुश्तमिल मिलती है तो सूबे की भी आपको 70-80 लोगों पे होती है, फिर उनके स्पेशल एडवाइज़र होते हैं साथ। तो बलूचिस्तान जैसा सूबा, उसके जो MNA MPs हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने MPs MNAs हैं, जितनी जमातें हैं उतने मिनिस्टर्स हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी? आपका बजट का 22% GDP का जब इधर चला जाएगा तो आम आवाम को क्या मिलेगा? बिल्कुल ज़फ़ीर, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे कि अभी आपने निशानदेही की है, न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत की भी इसमें बराबर की जिम्मेदारी है। लेट्स से प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं। जैसे प्राइस कंट्रोल एक मैकेनिज्म होता है जिसके तहत ये जो अभी कमोडिटी की प्राइसेस हैं जो मार्केट में हाई हुई हैं, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और हाँ, इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा जो टेक्निकली हम देखते हैं और थोड़ा परसेप्शन बिल्ड किया जाता है कि शायद वफाक, तनकीद वफाक पे होती है और इन चीज़ों को कंट्रोल सूबों ने करना होता है। और बड़ी ज़बरदस्त जब पाकिस्तान पे पार्टी मार्च कर रही थी, महंगाई मार्च, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सिंध से उन्होंने चूँकि ये मार्च का कराची से आगाज़ किया, तो सिंध में महंगाई वैसी थी और सूबा उनका पिछले 15 साल से 16 साल से वो इक़्तिदार में है, लेकिन यहाँ की महंगाई पे वो बात नहीं करते। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और प्रोवाइडेड जो इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसमें बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता, ख़ासतौर पे आफ्टर 18th अमेंडमेंट के आप जो है वो गवर्नमेंट को, ख़ासतौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको किसी किस्म का जो है आप समझ लें कि उन पे हल्का हाथ रखा जाए।
जो आसान लफ्ज़ों में बात कही जाती है। तो जनाब ये एक बड़ा मसला रहा है कि इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी थी, जिसके अंदर वो नाकाम रहे। बिल्कुल ठीक है यासिर, और चूंकि गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं यासिर, तो गेस्ट की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन कराएंगे। इस वक्त जो लाइन पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अतीक मीर साहब कुछ देर पहले हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, उन्होंने हमें दोबारा से एक दफ़ा ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करेंगे। और AQ खलील साहब एक जाना पहचाना नाम है तिजारती हलकों में, और मईशत के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त तजज़िया और तबसरा करते हैं, माहिर मौशियात हैं, और चैम्बर से वाबस्तगी बड़ी पुरानी है, प्रेसिडेंट भी रहे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा, और स्टूडियोज़ में भी हमें मेहमान ने ज्वाइन किया, कुछ देर बाद उनको भी हम वेलकम करेंगे, लेकिन इस वक्त दोनों जो मेहमान हैं उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। AQ खलील साहब, जब हम बात करते हैं मौजूदा बजट की और इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ज़ाहिर आपने उसको स्टडी किया होगा, इस रिपोर्ट के मुताबिक देखते हैं कि पिछली हुकूमत भी इन्हीं नंबर्स के साथ चल रही थी, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली थी GDP ऑलमोस्ट इतनी ही थी। फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पे? और कल का जो बजट है उस बजट में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रिलीफ तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्या IMF के मुताबिक ये बजट हम पेश करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि IMF ने ही अगली किस्त इस बजट को देखते हुए देनी है? देखिए जनाब, बात असल में ये है कि हम अभी तक मुल्क में ब्लेम गेम जो है जी वो कर रहे हैं बदकिस्मती से। कभी हम PTI को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, कभी हम ये जो PDM है, क्या नाम है इनका, ये 11 जमातों का जो इत्तेहाद है, कभी हम इनको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। उनके 3.5 साल 4 साल को कभी हम बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। 2-2.5 महीने वालों को कह रहे हैं कि जी इन्होंने सब कुछ मईशत में आगे तबाही फेर दी। मामला असल में ये है कि इस चंद चीजों को बुनियादी तौर पे एक्सेप्ट करना होगा हमें माशी तौर पे, कि हम इस वक्त खराब माशी हालात से गुजर रहे हैं जी। हमारा जो इस वक्त का जो मसला है उसमें हमें जो माजी में हुआ, जो मुस्तकबिल में होना है और जो कुछ हाल में है, उसके लिए अगर सब माशी फैसले करना हो, इकॉनमी को डिसिप्लिन में लाना हो, तो बहुत सारी चीजें हमें करना होगा। और इस पर हमें सियासी अंदाज में कहते हैं कि अवामी रद्द अमल का भी सामना होगा, उसको पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए और मईशत के जो माहिरीन हैं उनके साथ मिल बैठ के ये काम, इसका हल निकालना होगा। सिर्फ ब्लेम गेम से काम नहीं चलने वाला। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ग्रैंड डायलॉग कर लें। अब सवाल ये है कि आपके साथ तो वो बैठने को तैयार नहीं है, एक जमाने में वो आपको बिठाने को तैयार नहीं थे। इकोनॉमी आपकी प्रेफरेंस में है ही नहीं। महंगाई होती है तो आप पॉलिटिकली ये देख रहे होते हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो किस हद तक मुतासर हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे होते कि इसके असरात कहाँ पर जाकर पड़ने वाले हैं, मईशत का क्या हशर होने वाला है, हमारी एक्सपोर्ट किस तरह मुतासर होगी, हमारी इंडस्ट्री किस तरह चलेगी, हमारा रोजगार किस तरह लोगों को मिलेगा, सनतें बंद हो जाएंगी। इसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती। नतीजा ये है कि आप अपने माशी अहदाफ को भी आर्टिफिशियल तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप बड़े शौक से कहें कि जी 4.7 का अहदाफ था और हमने 5.97 की माशी तरक्की हासिल कर ली, लेकिन एक ग्रास रूट पर वो चीज आपको नजर नहीं आ रही। ग्रास रूट पे जो कुछ नजर आ रहा है उसमें आपकी शरह नमू जो भी हो, उससे अवाम का मतलब, उससे अवाम का मसला हल होता नजर नहीं आता। अब सवाल ये है कि पहले जो हुकूमत थी 3.5 साल तक, वो ये कह के चली गई कि जी वो माल लूट के चले गए, वो यहाँ से लेके चले गए, हमारे को बड़ी मुश्किलात हैं, हमें ये प्रॉब्लम है। अब ये जो आए हैं, ये इन्होंने यही गीत इन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि अगर हम इसी तरह ये करते रहेंगे तो हम इस तरह मुल्क के लोगों को क्या पैगाम देंगे? श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ, पूरी दुनिया के अंदर श्रीलंका का मसला जिस तरह हैंडल किया गया, पाकिस्तान में पॉलिटिकली इसको इस तरह हैंडल किया गया कि खुदा ना खास्ता हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो तो सिचुएशन ऑल टुगेदर बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल आपने सही कहा। कराची में प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो मैंने वहां पर ये उनसे दरखास्त की थी। मैंने ये कहा था कि सर, जो माशी अशारिये हैं वो तो सारे अच्छे हैं, और आप जो है कह रहे हैं कि जी मैं फलाने मुल्क में गया, फलाने मुल्क में गया, फलाने मुल्क में गया, IMF से भी हमने बड़ी कोशिश की, हमें ये चीजें नहीं मिल रही।
यानी आपने अपनी तमाम मुश्किलात का जाहिर किया आपने। राइट। लेकिन आप अपने सर्वे रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि आपकी एक्सपोर्ट 29 अरब तक होगी, जो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी के अंदर कहीं गड़बड़ है। अगर राइट। आप अपनी पॉलिसी को सही अच्छा, करें। क्यों मैं इस तरफ आता हूं जरा, ये पॉलिसीज का कंसिस्टेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करते हैं। अतीक मीर साहब की तरफ जाऊंगा जरा। अतीक मीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जब भी बात आती है तमाम स्टेक होल्डर्स की, अब आजकल एक फैसला जिसके बारे में बड़ी बात हो रही है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दुकानें जो हैं वो जल्दी खोली जाएं, डे लाइट का इस्तेमाल किया जाए। अब ये कि अगर स्टेक होल्डर्स अगर इन फैसलों में शामिल नहीं होंगे और अगर इनसे इख्तलाफ करेंगे तो फिर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं चाहूँगा, क्योंकि आप तो ताजर बिरादरी की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं, तो कैसे इस फैसले को देखते हैं, और अगर कोई चीज़ आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने जा रही है तो फिर उस पर इख्तलाफ कैसा है, ये फरमाइए। गुज़िश्ता अरसे के दौरान फैसले आए, उन फैसलों के नतीजे में कारोबार बढ़ गया जी। इसलिए कि दिन भर में 3-3 मरतबा 2-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। कारोबार के लिए वक्त तो वैसे नहीं होता। उस लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए वो जो आखिरी वक्त है कारोबार का 3 से 4 घंटे का या 2.5 घंटे का, उसमें अगर आप कहें कि कारोबार बंद कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि इसलिए कोई बेहतर फैसला होगा। अगर दिन के औकात में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी रहे तो फिर तो ये एक मुमकिन बात है कि लोग लोड शेडिंग की रोकथाम के लिए हम कोई इकदाम कर सके। ठीक है, आपके ख्याल में पहले लोड शेडिंग को, बिल्कुल आ रही है मीर साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि पहले लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए, उसके बाद फिर ये फैसला अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो फिर इसके लिए जो है वो तमाम स्टेक होल्डर जो है वो लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कारोबार बंद करना जी, लेकिन कारोबार के लिए भी तो बिजली चाहिए। वो किस वक्त देंगे आप? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कारोबार डे लाइट का आप फायदा ज्यादा उठा सकेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर दिन के औकात में बिला तातुल आप बिजली फराहम कर दें, कारोबार को कुछ 3 से 4 घंटे मिल जाएं तो 8 बजे कारोबार बंद करने में कोई कबात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दिन भर लाइट नहीं है तो खरीदार भी नहीं है, तो फिर ये जो आखिरी 6 बजे के बाद आमतौर पे मार्केटों में गहमा गहमी होती है, वो तो वैसे भी 70% कारोबार नहीं है, लेकिन ये जो 30% कारोबार आखिरी वक्त में होता है उसे भी हम खत्म कर दें तो मुझे बताइए कि इस अजियतनाक, हौलनाक और एक मैं समझता हूं कि तड़पा देने वाली महंगाई में कैसे मुमकिन है कि हम अपने वाश चला सकें, हम अपना घर बार चला सकें, हम मुलाजमीन को तनख्वाह दे सकें। इसलिए कि महंगाई के तसलसल को देखें और आमदनी का सुकड़दा देखें। मीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं कि अगर डे लाइट का भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या दिन में भी बिजली होगी, और जो कि नहीं होती। और आजकल तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपसे पहले भी पैनलिस्ट थे वो भी ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे इश्यूज़ ये हैं कि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, मिस मैनेज हो रही हैं। एक ही खलील साहब, चूँकि आप समझते हैं जिस तरफ मीर साहब भी इशारा कर रहे थे, और ये चीज़ हमें फील होती है कि अगर आप डे टाइमिंग में भी आपके पास 12-18 घंटे हैं, अगर आप उन 12-14-18 घंटों के अंदर आपको लाइट नहीं है, कारखाने कैसे चलेंगे, बाजार आपके ज़ाहिर आपको वहाँ पे भी लाइट रिक्वायर्ड होती है। तो ये इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है और इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि मिस मैनेजमेंट हो रही है? अगर चीज़ें प्रॉपर मैनेज हों तो बहुत सारे क्राइसिस से हम बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जिसमें बिजली है, गैस है, पानी है, सड़कें हैं, यही तो हैं जिसकी वजह से कारोबार जो है वो सेट होते हैं, चलते हैं। डे टाइम की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो हमने कोविड में इसका तजर्बा किया जी, ठीक है जी। दुकानें 6 बजे भी बंद हुई, 7 बजे भी बंद हुई, लेकिन उस वक्त ये लोड शेडिंग का इशू नहीं था जी। और ये तो अभी बात की ना अतीक मीर साहब ने कि लोड शेडिंग दिन में मैं और आप कराची के रहने वाले और मेरा ख्याल है तो पाकिस्तान के रहने वाले इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं कि रात को भी घरों में लाइट नहीं होती। बच्चे अपनी तालीम से महरूम हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से भी मुताल्लिक हूँ, तो वहां पर भी बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सर रात को सोए नहीं, सुबह क्लासेस में प्रॉब्लम हो रहा है, दिन में कारोबार में प्रॉब्लम हो रहा है।
अब लोड शेडिंग ऑफिशियली यानी उन्होंने वजीर साहब ने कहा कि 2.5 से 3 घंटे ला रहे हैं, फिर इसको ग्रेजुअली कम, लेकिन ये वाकई एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर काबू पाना दोनों को जरूरी है। यानी मैं ये नहीं कहता कि आपके पास अगर इस वक्त 6,500 का जो हमारा शॉर्टफॉल चल रहा है, जाहिर है कि उसको भी कंसीडर करने की जरूरत है, इंडस्ट्री को भी चलाने की जरूरत बिल्कुल है। सही। क्योंकि खलील साहब चूंकि यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम आपसे मजीद बात करेंगे। और अतीक मीरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बजट की बात, स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त दिया और बजट की बात बिल्कुल होगी और यहाँ थोड़ा सा चेंज भी है। और मेरी जगह आपको बिलाल खान थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, और मोहम्मद यासिर इस ट्रांसमिशन को लीड करेंगे। और इसके बाद ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, हेडलाइन के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।